कैबिनेट विस्तार को लेकर सर हाँ, तो आपने क्या मतलब निर्णय ये लिया है? शॉर्ट में इतना ही है कि जो पीपल्स डिवीजन सोसाइटी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई सोसाइटी है, और उसके मतलब पूरे महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटक में हमारे स्कूल कॉलेज है, और उसमें 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। बाबा साहब ने जब ये संस्था चालू की थी, तब उसमें जो 11 मेंबर होते थे, उसमें 7 मेंबर दलित होते थे और 4 मेंबर नॉन दलित होते थे। तो उसी तरह मतलब ये संस्था इतने सालों से चल रही है, लेकिन कुछ आपस में डिस्प्यूट, हर संस्था में एक डिस्प्यूट होता है, उसी तरह हमारे संस्था में भी डिस्प्यूट है। तो ये डिस्प्यूट जब चैरिटी कमीशन के पास गया, तब चैरिटी कमिश्नर ने पूरा स्टडी करके, रामदास आठवले इसके चेयरमैन है, ये 2 बार उन्होंने जजमेंट दे दिया है। उसके बावजूद भी कल 8 तारीख को मतलब जो सिद्धार्थ हॉस्टल है, जहाँ मैंने पढ़ाई की है, मैंने मेरा कॉलेज का जीवन उधर बिताया है, तो उस हॉस्टल की बिल्डिंग डिमोलिश की गई थी, क्योंकि जो अ, मतलब एक बिल्डिंग तो खराब हो गई थी। तो वहाँ नया हॉस्टल बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 78 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, और उसका भूमि पूजन करने का प्रोग्राम कल हुआ। वो पीस सोसाइटी के बैनर के नीचे हुआ, ये गलत काम है। अगर वो पीस सोसाइटी के बैनर के नीचे करना ही है तो मुझे वहाँ बुलाना चाहिए था, क्योंकि मैं सोसाइटी का लीगली चेयरमैन हूँ। तो इसीलिए मतलब वहाँ पालक मंत्री माननीय दीपक केसरकर जी चले गई, वहाँ जो सेक्रेटरी बांगे जी है, जॉइंट सेक्रेटरी डिंगले जी है, इन लोगों को मालूम है कि भाई इसका पार्ट पूरा मैंने किया था, मैं उधर का स्टूडेंट में रहा हूँ, मेरी पार्टी महायुति के साथ है, बीजेपी शिवसेना के साथ है, उसके बावजूद भी हमें अलग रख कर वहाँ उसका भूमि पूजन करना, ये बात बहुत बड़ी इलीगल है, गलत है। इसीलिए हम मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी, इनके पास हम कंप्लेंट करने वाले हैं। और जो भांगे जी, जॉइंट सेक्रेटरी जो डिंगरे जी है, इनकी जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है, और उसके लिए हम सीएम और डिप्टी सीएम को भी मिलने वाले हैं। सर, आने वाले दिनों में मुख्य महाराष्ट्र के कैबिनेट एक्सपेंशन है कि क्या आपकी कुछ डिमांड है उसे लेकर? हाँ, तो मतलब हमारी डिमांड ये है कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुत सालों से 2012 से बीजेपी शिवसेना के साथ है, और पूरा मेरा समाज जो है, मैं पहले कांग्रेस के साथ रहता था, लेकिन जब से मैं बीजेपी शिवसेना के साथ आया, तो बीजेपी शिवसेना को 2012 में मुंबई कारपोरेशन की सत्ता भी मिली, 2019 में बीजेपी और शिवसेना को महाराष्ट्र में सरकार बनाने का मौका भी मिला। उसमें मेरे पार्टी का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब पार्टिसिपेशन रहा है। दलित समाज का, बुद्धिस्ट समाज का वोट मतलब बीजेपी शिवसेना को मिला था। तो रिपब्लिकन पार्टी को एक मंत्री पद देना, ये अपने समाज को मंत्री पद देना है, और इसीलिए माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से 4-5 बार मेरी बात हुई है, और विस्तार में आरपीआई को एक मंत्री पद दिया जाएगा, इसी तरह का विश्वास उन्होंने बहुत बार हमको दिया है। तो इसीलिए हमारी मांग है कि अभी जल्दी जल्दी विस्तार होना चाहिए, और उसमें रिपब्लिकन पार्टी को एक मंत्री पद मिलना चाहिए। इसी तरह की हमारी आग्रही मांग है, हमारे समाज की मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समाज में भारी नाराजगी पैदा हो सकती है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी को गलत मतलब सत्ता में भागीदारी नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी को सत्ता में भागीदारी मिलनी ही चाहिए। अजीत दादा अब आ गए हैं तो और ज्यादा गठबंधन जो है उसमें खींचतान हो रही है। हाँ, मतलब नहीं, अजीत दादा आ गए, अच्छी बात है, अभी थोड़ी खींचतान तो हो रही है, लेकिन अभी एक दूसरे को संभालने की आवश्यकता है। अजीत दादा आने से हमारी ताकत और भी बढ़ गई है, और हमें लोकसभा में, विधानसभा में अजीत दादा का भी अच्छा फायदा होगा, और इसीलिए थोड़ी खींचतान तो हो रही है। लेकिन इतने खिंचान में मेरे पार्टी को अलग रखना ठीक नहीं होगा, मेरे पार्टी को मंत्री पद मिलना चाहिए। सर टीएमसी का चुनाव भी अभी हाल ही में होने
होने वाला है, बीएमसी चुनाव भी होने वाला है, तो आप लोग की तरफ से क्या मांग किया गया बीएमसी चुनाव के लेके और कितनी सीटों पे आप लोग लड़ेंगे सर? हाँ, तो मतलब जो आने वाली बीएमसी का चुनाव है, बीएमसी के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी जो है ये बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो अजीत दादा की है उनके साथ रहेगी। और रिपब्लिकन पार्टी को मतलब डिप्टी मेयर पद मिलना चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। मैं याद करना चाहता हूं कि 2002 में जब मैं महाराष्ट्र में शरद पवार के मंत्रिमंडल में मैं समाज कल्याण मंत्री था, तब हमने कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस था ही, तो हमने हमारा आरपीआई में अलग अलग ग्रुप जरूर है, लेकिन मेरा ग्रुप मुंबई में महाराष्ट्र में ताकतवर ग्रुप रहा है। तो कांग्रेस और आरपीआई का अलायंस हुआ था, और उस अलायंस में रिपब्लिकन पार्टी की 12 सीटें चुनकर आई थी, और मुरली देवरा जी तब अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के मुंबई के। तब पहला मेयर आरपीआई का होगा ये अनाउंसमेंट हुई थी, और पूरे दलितों ने बहुत बड़ा वोटिंग किया था। तब बहुत सालों के बाद कांग्रेस की सत्ता वहाँ आरपीआई के सपोर्ट से आई थी, और पहला मेयर आरपीआई का माननीय चंद्रकांत दांडोरी बने थे। तो अभी हमारी मांग ऐसी है कि अभी मेयर पद के लिए तो हम आग्रह नहीं करेंगे अभी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को डिप्टी मेयर पद तो मिलना चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। हमने माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से बात भी की है, जब मीटिंग होगी तो उसमें भी हम ये प्रस्ताव रखेंगे। लेकिन माननीय आशीष शेलार जी जो मुंबई के अध्यक्ष है, उन्होंने हमारा मुंबई का जो सम्मेलन हुआ था चुनाव भट्टी में मैदान में, तब उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि भाई आरपीआई को 2.5 साल के लिए डिप्टी मेयर पद मिलेगा। तो इसी तरह की हमारी मुंबई के लिए मांग है, और उसका फायदा जरूर अपने महायुति को होगा। जिस तरह सर बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी साथ हो गई है, क्या आपको भी ये लग रहा है कि ये पार्टियां आपको इग्नोर कर रही हैं? सिद्धार्थ हॉस्टल की जैसे आपने बात की कि वहां पर बुलाया ही नहीं है, तो क्या आपको इग्नोर किया जा रहा है या आरपीआई को इग्नोर किया जा रहा है? हाँ, मतलब बोले आरपीआई को, हाँ, ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। मतलब आरपीआई एक बड़ी ताकत है, ठीक बात है, हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन गली गली में, गांव गांव में, बस्ती बस्ती में मेरे पार्टी का झंडा वहाँ लहरता है। जरूर आरपीआई में अलग अलग गुट है, लेकिन मेरा गुट ग्रासरूट में काम करता है, तो इसीलिए महायुति ने रिपब्लिकन पार्टी को टालना अच्छी बात नहीं है। मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो मेरा ग्रुप है, ये ग्रुप को मतलब मैंने 2012 से साथ दिया है अभी, तो इसीलिए हमको अलग करना ठीक नहीं, मतलब अलग रखना ठीक नहीं है। जो सिद्धार्थ हॉस्टल के भूमि पूजन में हुआ, ये बात बहुत बड़ी सीरियस है, और बाद में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार जी, उनको भी हम मिलने वाले हैं, और उनके सामने भी हम ये प्रस्ताव रखने वाले हैं कि भाई हम अगर आपके साथ हैं तो जो हमारा हमारा इशू होता है उसमें तो कम से कम हमको बुलाना चाहिए। तो ये कंप्लेंट हम उनके पास करने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता रहा तो अभी ऐसा, अभी इलेक्शन तो अभी नजदीक आ गई है, मतलब ऐसा तो हमेशा नहीं होगा। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है, मतलब हमको तो कभी कभी बुलाते हैं, हम भी मेरे प्रोग्राम में मैं बिजी रहता हूँ, लेकिन ऐसा जो है ये सरकार की तरफ से प्रोग्राम होना चाहिए था। एक सर और सवाल कि आप इतने बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हैं, छगन भुजबल जी अभी शरद पवार के खिलाफ बोलने लगे हैं और आज उन्होंने कहा है कि आगे बहुत सी और भी चीजें हैं जो पवार जी की हम सामने लाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो है ऐसा ये कुछ नहीं, बात सही है कि पवार साहब एक आदरणीय नेता है। पवार साहब ने महाराष्ट्र के राजनीति में, समाज कार्य में, किसानों के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए काम भी किया है, और एनसीपी में मतलब उन्होंने बहुत सारे नेताओं को सत्ता भी दी है। जिस तरह छगन भुजबल जी को पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया था, छगन भुजबल जी को डिप्टी सीएम भी बनाया था, छगन भुजबल जी को मंत्री भी बनाया था। और जब मैं समाज कल्याण डिपार्टमेंट का मंत्री था तो छगन भुजबल उसी मंत्रिमंडल में शिवसेना छोड़कर आए थे, तो बाद में जब राष्ट्रवादी बनी तब वो शरद पवार जी के साथ रहे। तो ये लोगों का कहना इतना ही था कि अगर बीजेपी के साथ सबने मिलकर जाना चाहिए, पवार साहब ने भी बीजेपी के साथ आना चाहिए।
अगर बातें हुई थी 2-3 बार मीटिंगें हुई थी तो फिर पवार साहब ने क्यों मना कर दिया? उनका कहना ये है कि भाई मैंने तो बोला था 2014 में पवार साहब ने बाहर से सपोर्ट किया था। मैंने बोला था कि बाहर सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, आपने अंदर से सपोर्ट करने की आवश्यकता है। अगर आप बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सरकार में शामिल होना चाहिए, लेकिन तब भी मतलब एनसीपी बीजेपी के साथ आई नहीं। बाद में जब शिवसेना बीजेपी के साथ आई और उनके मंत्री भी उसमें बने, तब 2017 में कुछ मीटिंग हुई थी और उसमें पवार साहब ने बोला था कि हम आपके साथ आते हैं, लेकिन शिवसेना हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। शिवसेना जैसे जातिवादी पार्टी है, तो तब भी एक तालमेल वहां नहीं था। और बीजेपी ने बोला था कि नहीं, शिवसेना हमारी मित्र पार्टी है, वो हमारी सत्ता में हमने उनको लिया है, तो उनको हम अलग नहीं कर सकते। तो 2017 में वैसा हुआ नहीं। 2019 में भी 2-4 मीटिंगें हुई पवार साहब के लोगों की और बीजेपी की। तो शुरू में अगर एनसीपी बीजेपी के साथ आती थी तो ये शिवसेना के साथ जो गठबंधन हुआ, कांग्रेस के साथ एनसीपी के साथ, वो नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि ये गलतियां मतलब पार्टी की तरफ से हुई है। पवार साहब तो हमारे आदरणीय नेता ही है। पवार साहब ने एनडीए के साथ आने का निर्णय, महाराष्ट्र में महायुति के साथ आने का निर्णय लेना चाहिए था, वो निर्णय नहीं ले लिया गया। इसीलिए इतने जो नजदीक वाले जो नेता लोग हैं, ये नेता लोग पार्टी मतलब अलग हो गए हैं। तो छगन भुजबल जी जो बोल रही, और माननीय पवार साहब ने हमारे ओबीसी समाज के छगन भुजबल जी है, तो उनके क्षेत्र से मतलब अपने दौरे की शुरुआत की है। उन्होंने दूसरे जगह पर जाना चाहिए था, लेकिन छगन भुजबल के ही एरिया में गए और मैं अभी बाद में गलती नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने बोला है। ठीक बात है, उनका पवार साहब का एज हुआ है, लेकिन उनके पास हिम्मत है, वो घूम रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी कौतुक की बात है। और उन्होंने रिटायर होना चाहिए, वो बोल रहे कि मैं रिटायर नहीं हूँ। तो मैं भी बोलता हूँ कि मैं आप नहीं टायर, आप हमेशा रहो फायर, मतलब आप वो टायर मत रहो। लेकिन कुछ ना कुछ तालमेल करने की आवश्यकता है। अभी भी पवार साहब से हमारा निवेदन है कि आप भी हमारे साथ आइए, मतलब नरेंद्र मोदी जी को आप जैसे नेता की आवश्यकता है। और हमें हमेशा विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। जातिवाद का आरोप करते करते कितने दिन हम मतलब ऐसा रहेंगे? तो मुझे लगता है कोई विकास की राजनीति करने के लिए पवार साहब ने अभी टाइम नहीं गया है। पवार साहब अगर इंडिया के साथ आने का निर्णय लेते हैं तो उनका हम स्वागत ही करेंगे। पवार साहब ने अभी भी हमारे साथ आना चाहिए। सर, आप एनसीपी असली किसको भी मानते हैं? शरद पवार जी की एनसीपी को असली मानते हैं कि अजित पवार साहब के साथ ये मानते हैं? नहीं, जो आंकड़े विधायक है उनका दावा तो अजित पवार कर रहे हैं कि हमारे साथ इसमें। नहीं, अगर आंकड़े देखा जाए तो अभी अजीत पवार जी के साथ ज्यादा एमएलए है, इसीलिए मतलब असली एनसीपी अजीत पवार जी की मैं मानता हूँ। लेकिन पवार साहब भी वो उनकी पार्टी के भी अध्यक्ष, वो बोलते मैं आते, वो तो अध्यक्ष है उधर उधर की। लेकिन जो एमएलए जो मतलब अभी इकट्ठा हुए हैं, उनकी संख्या भारी संख्या है, ज्यादा संख्या है। इसीलिए असली एनसीपी में अजीत दादा पवार की मानता हूँ। और अध्यक्ष किसको मानते हैं आप असली एनसीपी? हाँ, अजीत पवार को अध्यक्ष मानते हैं कि शरद पवार को? क्योंकि अजीत पवार बोल रहे हैं वो एनसीपी। नहीं, मैं तो अजीत पवार जी को अध्यक्ष मानता हूँ, शरद पवार को लेकिन क्या मानते हैं? नहीं, मैं अध्यक्ष अजीत पवार जी को मानता हूँ, लेकिन अभी कुछ लोग शरद पवार साहब को अध्यक्ष मानते हैं, कुछ लोग अजीत पवार को अध्यक्ष मान रहे हैं। तो जिस तरह ये ज्यादा एमएलए ने जो निर्णय लिया है उसमें अजीत पवार जी को अध्यक्ष बनाया है। लेकिन अगर ये मामला अगर सुलझ जाता है, पवार साहब अगर एनडीए के साथ आते हैं तो ऑटोमेटिकली शरद पवार साहब अध्यक्ष रहेंगे, तो एक ही पार्टी रहेगी, सब एक साथ ही रहेगी। इनका कहना ये है कि भाई बीजेपी के साथ आपने बात की थी, तो आपने बीजेपी के साथ क्यों नहीं आ पाए? आप आए नहीं, इसीलिए हम आए, महाराष्ट्र के विकास के लिए हम आए, इनका कहना है। तो पवार साहब अगर इधर आ जाते हैं तो फिर ये विवाद खत्म हो जाएगा। और पवार साहब ने ही ये निर्णय लेना चाहिए कि उनके खिलाफ एमएलए ने जाना हमको भी अच्छा नहीं लगता है।
कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ जाना अच्छा नहीं लगता, उनके साथ भी कार्यकर्ता है, उनकी भी सभा होती रहेगी। छगन भुजबल का भी कल बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन नासिक में हुआ, बहुत सारे हजारों लोगों ने उनका स्वागत किया था, उनके साथ भी लोग हैं। पवार साहब जाएंगे तो वहाँ भी लोग रहेंगे। तो मुझे लगता है कि पवार साहब भी अगर हमारे साथ आते हैं तो जरूर हमें बहुत बड़ा आनंद होगा और भी हमारी ताकत ज्यादा बढ़ेगी। सर, यवतमाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उद्धव ठाकरे जी ने, उन्होंने फिर से कहा कि पोरा देवी माता का मैं कसम खा के बोलता हूँ, 2017 में ये वादा किया था अमित शाह ने कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनेगा, दोनों पार्टियों के बीच में तय हो गया था, लेकिन बाद में अपनी बात से मुकर गए और उसका बदला उन्होंने हमें पहले गठबंधन से बाहर निकाला, फिर उसके बाद हमारी पार्टी तोड़ने का साजिश का आरोप लगा रहे हैं और वादा खिलाफी की बात कह रहे हैं। सर, क्या कहें? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ, जिस तरह मैं साक्षी हूँ कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी के हर सभा में महाराष्ट्र के में रहता था और हर सभा में नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि भाई दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में थे देवेंद्र, तब शिवसेना हमारे साथ थी। बात सही है कि भाई एक बार माननीय अमित शाह जी मातोश्री पर आए थे और माननीय उद्धव ठाकरे जी की जो नाराजगी थी उनके साथ बातचीत हुई थी और उनको आश्वासन दिया था कि जो आने वाला लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों एक साथ लड़ेंगे। 2014 में लोकसभा तो एक साथ लड़े थे लेकिन विधानसभा अलग अलग लड़े थे, लेकिन ये बात तय हुई थी कि भाई लोकसभा और विधानसभा दोनों भी एक साथ लड़ेगी और सत्ता में 50-50 भागीदारी मतलब मंत्रिमंडल में रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री की बात ऐसी नहीं हुई थी। ऐसा माननीय अमित शाह जी जब मुंबई में आए थे, उन्हें जब माननीय नारायण राणे जी के कॉलेज की इनॉग्रेशन के लिए जब आई थी मेडिकल कॉलेज के, तब माननीय अमित शाह साहब ने बोला था कि ऐसा कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन 2.5 साल का प्रस्ताव बाद में रखा गया। जब 2019 में 103 एमएलए बीजेपी के, 2 एमएलए आरपीआई के, जो उसमें हमारे 2 एमएलए हैं और 8-9 एमएलए, 9-10 एमएलए का सपोर्ट अपने को था, तो अपने पास कम से कम 115-16 एमएलए थे। लेकिन सरकार बनाने के लिए जो 56 एमएलए शिवसेना के आए थे तो उनका जब तक सपोर्ट नहीं मिलता था, राष्ट्रवादी कांग्रेस का जब तक सपोर्ट नहीं मिलता था, तब तक ये सरकार नहीं बनती थी। इसीलिए मतलब संजय राउत जी ने और माननीय उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद हमको मिलना चाहिए, इसी तरह की भूमिका उन्होंने रखी। ये कोई अमित शाह साहब ने कोई आश्वासन नहीं दिया था, लेकिन शिवसेना ने ही अपने तरफ से ये मांग की थी। लेकिन मैं बोल रहा था कि भाई इसमें कोई ना कोई तो मार्ग निकालो, एक साथ बैठो, लेकिन दोनों साइड से ऐसा कुछ हुआ नहीं और शिवसेना ने जो नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने किया। इसीलिए शिवसेना को भी बहुत बड़ा धक्का बैठा। माननीय उद्धव ठाकरे जी को मैं बोल रहा था कि भाई आप हमारे साथ आइए, वो बोले हम नहीं, हम उधर जा रहे हैं, तो वो उधर गए और एकनाथ शिंदे इधर आ गए। तो मतलब उद्धव ठाकरे जी अगर हमारे साथ रहते थे तो एकनाथ शिंदे जी 40 एमएलए को लेकर हमारे साथ नहीं आते थे। पवार साहब अगर हमारे साथ रहते थे तो अजित पवार 40 एमएलए को लेकर हमारे साथ नहीं आते थे। तो मतलब ये गलतियां वहां से हुई है। तो जो आपने सवाल किया है कि भाई यवतमाल में माननीय उद्धव ठाकरे जी ऐसा बोले है, लेकिन वो सत्य नहीं है। सत्य ये है कि ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था, लेकिन सत्ता में भागीदारी दी जाएगी और मंत्रिमंडल में 50% मंत्री पद शिवसेना को मिलेंगे, ये वादा अमित शाह जी ने किया था। सर, क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की ही तरह शरद पवार के दिन भी बुरे शुरू हो चुके हैं? हाँ, क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे की तरह शरद पवार के भी दिन बुरे शुरू हो चुके हैं, बुरे दिन? नाही, उद्धव ठाकरे जैसा काय शरद पवार त्यांचे पण वाईट दिवस सुरू झाले का उद्धव ठाकरेंसारखं? शरद पवार के भी बुरे दिन शुरू हो गए उद्धव ठाकरे की तरह। पॉलिटिकल करियर मतलब हाँ, जो आपने बोला कि जिस तरह मैं बार बार मैं बोलता था, बहुत सारे लोग भी बोलते थे उद्धव जी आप हमारे साथ आइए, लेकिन उद्धव जी आए नहीं। तो उद्धव जी को उसका परिणाम भुगतना पड़ा और पूरी शिवसेना अपने हाथ से चली गई। तो बाला साहब ठाकरे जी होते थे तो बाला साहब 1 मिनट में विवाद को खत्म करते थे,
पाला साहब बीजेपी के खिलाफ भी बहुत बार जाहिर बोलते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे और वो जरूर आपस के विवाद को मिटाते थे, लेकिन उद्धव जी को इस विवाद को मिटाने में सफलता में मिली नहीं। जिस तरह उद्धव जी को बुरी दिन आए है, उसी तरह पवार साहब को भी बुरी दिन आए है। ठीक बात है, उनके साथ भी जनता है, कुछ एमएलए उनके साथ भी है, जनता उनके साथ भी है, लेकिन उसके बावजूद भी पवार साहब जैसे नेता को छोड़कर इतने एमएलए ने जाना, उसकी जिंदगी का बहुत ही बड़ा गलत वक्त उनके ऊपर आया है। इसीलिए अगर पवार साहब भी, जो मैंने पहले भी बोला कि पवार साहब भी अगर पहले ये निर्णय लेते थे 2019 में, तो एक तो 19 में ये था कि शिवसेना को बीजेपी नहीं चाहिए थी और बीजेपी को शिवसेना नहीं चाहिए थी, तो ये स्थिति को ध्यान में रखते हुए अगर एनसीपी के 54 एमएलए अगर बीजेपी के साथ आते थे, सत्ता में बड़ी भागीदारी मिलती थी और महाराष्ट्र के और देश के विकास में बहुत ही अच्छा काम हो जाता था। पवार साहब भी शायद दिल्ली में मंत्री बन सकते थे या और भी कोई अच्छा उनको पद में मिल सकता था। राष्ट्रपति पद, ऐसे पद पर भी उनका विचार हो सकता था, लेकिन पवार साहब इधर आए नहीं और फिर उनको छोड़कर इतने एमएलए भी अजीत दादा के साथ आए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये गलतियां ये पवार साहब के लिए भी अजीत उद्धव ठाकरे जैसे बुरे दिन जरूर आए हैं। अजीत पवार एनडीए में शामिल होते ही उन्होंने 90 सीटें मांगी है विधानसभा चुनाव के लिए। अजीत पवार ने एनडीए में शामिल होते ही 90 सीटें मांगी है विधानसभा चुनाव के लिए। एनडीए के पुराने सहयोगी दल होने के नाते आप विधानसभा और लोकसभा में कितने सीट की डिमांड करेंगे? नहीं, वो तो जब हम एक साथ बैठेंगे, अभी जब इतनी पार्टी अभी हमारे साथ है, अभी बीजेपी तो सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी के नेतृत्व में माननीय एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, अजीत दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, महादेव जानकर की राष्ट्रीय समाज पार्टी है, हमारे दूसरी हमारी मतलब ऐसी सब हमारी महायुति में सभी पार्टियां हैं और अभी हमारे माननीय सदाभाऊ खोर जी है, माननीय विनायक मेटी जी की जो शिव संग्राम पार्टी है। तो अभी किसने कितनी सीट देनी है, ये मुझे लगता है कि आज उस पर कोई चर्चा करना ठीक नहीं है। अभी सरकार चलाना आवश्यक है, जनता को जो आश्वासन दिए उसको पूरे करना आवश्यक है, महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है। जब अभी चुनाव आएगा लोकसभा का, तो लोकसभा के चुनाव के बारे में चर्चा करेगी और बाद में जब 6 महीने के बाद विधानसभा आएगी तब विधानसभा की चर्चा करेगी। लेकिन सब लोगों ने ध्यान में रखकर सीटें मांगनी चाहिए। मतलब सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पार्टी है, तो अजीत दादा को भी कुछ सीट देनी चाहिए, एकनाथ शिंदे जी को भी जो सीट देनी चाहिए और हमारी पार्टी को भी कुछ सीट मिलनी चाहिए। तो इसी तरह बैठकर सभी ने सामोपचार से मार्ग निकालना चाहिए। इसीलिए आज मुझे लगता है कि हम इतनी सीट हमको चाहिए वो चर्चा करते बैठेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज हम सरकार चलाने की बात करें और जनता के जो सवाल है उसको सवाल हल करने का काम करें। मुंबई में जो स्लम है, स्लम में रहने वाले लोग हैं, उनको हमने मांग किया है कि भाई 2019 तक के झोपड़पट्टी को मान्यता मिलनी चाहिए। ये सारे की स्कीम जल्दी मतलब पूरी होनी चाहिए। मुंबई में काम बहुत अच्छा चल रहा है, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में बहुत सारे ब्रिज बन रहे हैं, बहुत सारे रोड बन रहे हैं, बहुत सारे काम भी हो रहे हैं। इसी तरह मतलब विकास की दिशा से हमारी सरकार आगे जा रही है और इसीलिए जनता को भी हमारी कौतुक है। एकनाथ शिंदे जी अच्छा काम कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी उनको बड़े साथ दे रहे हैं, अभी अजीत दादा भी आकर उनकी भी साथ मिल रही है। तो इसीलिए हमें अभी सीटों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमने मुंबई और महाराष्ट्र के लिए काम करना चाहिए। सर फक्त एक तो मराठीत तो प्रश्न घ्या ना, तो उत्तर उद्धव ठाकरे कुठचा? हाँ बोल ना सर, हाँ कुठचा प्रश्न? ते शरद पवार मध्ये सामील होते असं. हाँ, तर एक तर माननीय उद्धव ठाकरेजी यांच्यावर जी वेळ आलेली आहे
त्याचं कारण हे आहे की माननीय उद्धव ठाकरे यांनी बीजेपी सोबत सरकार बनवलं नाही. त्यांच्या 56 आमदारांच्या पाठिंब्यासह सरकार बनवू शकलं असतं, पण ती चूक माननीय उद्धव ठाकरेंनी केली आणि त्यांना 40 आमदार घेऊन एकनाथ शिंदे बाहेर आले आणि हा मोठा जबरदस्त धक्का माननीय उद्धव ठाकरे यांना बसलेला आहे. तर बाळासाहेब ठाकरे असते तर ताबडतोब हा वाद मिटवला असता. कुठलाही वाद जो होता ते मिटवायचे. पण माननीय उद्धव ठाकरे यांना एकनाथ शिंदे आणि आमदारांना सांभाळता आलं नाही आणि जवळजवळ 53 पैकी 40 आमदार जे आहे, 55 पैकी 40 आमदार जे आहे, 40 आमदार हे त्यांना सोडून आलेले आहेत. ती त्यांच्यावर फार मोठी कठीण त्यांच्यावर प्रसंग आलेला आहे. त्याचप्रमाणे मी माननीय शरद पवार साहेबांना इथं सांगत होतो की आपण एनडीए सोबत आलं पाहिजे आणि जर ते राष्ट्रवादी काँग्रेस सह जर ते बीजेपी सोबत एनडीए सोबत आले असते तर आज त्यांच्यावर सुद्धा एवढा बाका प्रसंग आला नसता. एवढ्या 40 आमदारांनी त्यांना सोडून ते अजितदादांसोबत आलेले आहे. त्यामुळं ही त्यांच्यावर सुद्धा फार मोठी कठीण परिस्थिती आलेली आहे आणि ती जर आमच्यासोबत आली असते अगोदरच तर असं झालं नसतं. आणि अजूनही त्यांना आमचं आव्हान आहे की आपण अजून आमच्यासोबत या. आपण जर एनडीए सोबत आलात, बीजेपी सोबत आलात, शिवसेनेसोबत आलात, RPS सोबत आलात तर राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र राहील आणि आपला विकासासाठी आपली चांगली मदत होऊ शकेल. जर माननीय शरद पवार 2019 मध्ये जर आमच्या सरकारसोबत आले असते तर कदाचित शरद पवारांचा राष्ट्रपती पदासाठी विचार होऊ शकला असता. शरद पवारांचा किंवा त्यांचा शरद पवारांना केंद्राच्या मंत्रिमंडळामध्ये घेण्याची संधी आम्हाला मिळाली असती आणि माननीय नरेंद्र मोदींच्या खांद्याला खांदा लावून महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या विकासासाठी त्यांना काम करता आलं असतं, पण ते त्यांनी केलं नाही आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की त्यांच्यावर ही वेळ आता आलेली आहे. ठीक आहे.